हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 25 मई 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है, उसी के अंदर डेली के पीडीएफ होते हैं, तो आप वहीं से इसे डाउनलोड कर लिया करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरपर्सन कौन थे। तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेहरू इसके पहले चेयरपर्सन थे। प्लानिंग कमीशन की स्थापना आजाद भारत के बाद, भारत आजाद होने के बाद 1947 के बाद 15 मार्च का यह दिन था, और 1950 ये सन था। तो कहने का मतलब यह है कि 1950 में 15 मार्च को प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी गई थी, और उसी के बाद प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करे गए थे। जो ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनका शुभारंभ भी जवाहरलाल नेहरू के ही द्वारा किया गया था। अब इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन के आखिरी चेयरपर्सन कौन होंगे। तो आंसर होगा मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, क्योंकि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो उसके बाद बीजेपी सरकार ने फैसला लिया कि प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देंगे, और इसका एक नया प्रारूप तैयार किया गया, जिसका नाम हुआ नीति आयोग। तो अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, अब नीति आयोग है। दोनों में अंतर इतना है कि प्लानिंग कमीशन में जो मेंबर हुआ करते थे, वो जो मेंबर थे वो परमानेंट मेंबर थे, लेकिन जो नीति आयोग है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। यहाँ पर कितने भी मेंबर हो सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है। दूसरा एक और अंतर है, जो प्लानिंग कमीशन है, इसमें साल में 3 मीटिंग होना आवश्यक था, लेकिन नीति आयोग काफी फ्लेक्सिबल है, इसमें जितने चाहे उतने मीटिंग रखे जा सकते हैं। मतलब अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकारों की मीटिंग उतने बार बुला सकती है जितने बार चाहे। और हमारे बीच में एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है तनुश्री मंडल। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि सर, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या है। तो उसमें इनको कंफ्यूजन है। आप में से जितने भी लोग हैं जिनको इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन्होंने पूछा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि एक बार जो संविधान लिख दिया गया, उसी संविधान के आधार पर हमेशा वो देश चलेगा। मतलब कहने का कि इसमें संविधान में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किए जाएंगे, कोई भी संशोधन नहीं किए जाएंगे, कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी खास बात यह है कि इसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं। ठीक है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका, फ्रांस। ये सब देश रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलते हैं। जैसे कि अमेरिका और फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जब से बना है तब से लेकर आज तक वहां पर एक भी संवैधानिक संशोधन नहीं किए गए हैं। जैसी वो किताब लिख दी गई है, उसी किताब के आधार पर ये देश आज तक चल रहे हैं। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन आ जाता है। भारत भी इसी का एग्जाम्पल है अनरिटन का। तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप देख सकते हो हमारे संविधान में भी संशोधन होते रहते हैं जरूरत पड़ने पर। इसके अलावा अगर हम अपने संविधान की बात करें, तो हमारे देश का संविधान पूरे तरीके से अनरिटन भी नहीं है। हमारे संविधान में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जैसे कि आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 21 का मतलब है जीवन जीने का अधिकार। तो चाहे फंड, ये एक ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट है, चाहे फिर नॉर्मल सिचुएशन हो या इमरजेंसी की सिचुएशन हो, आप किसी से जीने का अधिकार तो नहीं छीन सकते ना। तो क्या मतलब इसका हुआ, इसका मतलब हुआ आप इसे बदल नहीं सकते। तो अगर बदल नहीं सकते, तो आर्टिकल 20 और 21 किसका एग्जाम्पल हुए, रिटर्न का एग्जाम्पल हुए। और इसके अलावा बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, तो वो हो गए अनरिटन का एग्जाम्पल। तो इस वजह से हमारे देश का संविधान ना ही पूरे तरीके से रिटन है, ना ही पूरे तरीके से अनरिटन है। इसी वजह से हमारे देश के संविधान को काजी फेडरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में जो मसूलीपट्टम पोर्ट है, इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है। तो कुछ लोग इसको मछलीपट्टम भी बोल देते हैं, बट इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है मसूलीपट्टम। ठीक है। तो ये जो मछलीपट्टम पोर्ट है, इसके लिए अभी हाल ही में 5,156 करोड़ की धनराशि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित करी गई है। आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है। और ये जो पोर्ट है, मछलीपट्टम पोर्ट, इसको कैपेसिटी बढ़ाकर एक बहुत ही बड़ा पोर्ट बनाया जाने
की संभावना है। ये जो पोर्ट है इसका लेवल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और जो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है उसके लेवल तक ले जाने की यहाँ पर बात चल रही है। मतलब कहने का कि यह भारत के सबसे बड़े और बिजिएस्ट पोर्ट में आगे चलकर शुमार हो जाएगा। इसकी जो कैपेसिटी है ये आज की डेट में 35 मिलियन टन है। कितनी? 35 मिलियन टन। अगले 2 साल तक ये कैपेसिटी अचीव करी जानी है। इसके बाद आगे टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इसको बढ़ाकर 100 मिलियन टन के ऊपर भी इसकी कैपेसिटी लेकर जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। फिलहाल 5,156 करोड़ की धनराशि इसके लिए आवंटित करी गई है। आंध्र प्रदेश के फोक डांस आपसे कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चलता है दप्पू नाच। क्या बोलते हैं? दप्पू डांस। एक यहाँ पर सिद्धि चलता है। सिद्धि के अलावा लंबादी नाच, ये सब यहाँ के फोक डांस है। और यहाँ पर इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है एस अब्दुल नजीर। कौन है? एस अब्दुल नजीर। और अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि ये भारत के कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनकी पर्सनल संपत्ति सबसे अधिक है। तो ये आंध्र प्रदेश के ही हैं मुख्यमंत्री वाई एस जगन रेड्डी, जिनकी पर्सनल जो संपत्ति है वो सबसे ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी हाल ही में कौन से देश के लिए एक वार्निंग जारी करी गई है डेंगू फीवर को लेकर? तो मैंने आपको करीब 10 दिन पहले भी बताया था कि यह अफगानिस्तान में डेंगू के केसेस दर्ज किए गए हैं। और उसके बाद लगातार और भी कई सारे केसेस, 50 से ज्यादा केसेस अब दर्ज किए जा चुके हैं। साथ में अब बरसात का महीना आ रहा है। इसकी वजह से, बारिश की वजह से अब डेंगू फैलने की और ज्यादा आशंका है, जिसकी वजह से डब्ल्यूएचओ ने अफगानिस्तान के लिए अभी हाल ही में वार्निंग जारी करी है। जो डेंगू है इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कई सारे हैं, जैसे कि जॉइंट्स में पेन होना और मसल पेन होना और सर में दर्द हो जाना, रैशेस हो जाना और कोई भी चीज़ गटकने में, जैसे कि पानी आप सॉलो कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है, वॉमिटिंग होती है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अफगानिस्तान के में अभी कुछ टाइम पहले आपको पता ही है तालिबानियों ने कब्जा कर लिया और अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? इन्होंने मुल्ला अखुंद को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अभी हाल ही में ये कौन है जिनके द्वारा ग्रीन शिपिंग को प्रमोट करने के लिए 30% वित्तीय सहायता की घोषणा करी गई है? तो ये पोर्ट एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। इनके द्वारा 30% का फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रीन शिपिंग के लिए आवंटित किया गया है। और इसके अंतर्गत भारत में ग्रीन शिपिंग को प्रमोट किया जाएगा। ग्रीन शिपिंग का देखिए मतलब ये है कि जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं वहां पर आसपास प्रॉपर साफ सफाई हो, जो ट्रांसपोर्टेशन हो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी भी तरीके से पॉल्यूशन ना फैलने पाए। ठीक है? तो इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर इन सारे मानकों को मानना है और ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देना है। अभी हाल ही में ये कौन से भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं जो कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं जेवलिन थ्रोअर में? तो ये हैं भारत की आन बान शान नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पिछले साल तक दूसरे नंबर पे थे। इस साल में जेवलिन थ्रोइंग में वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भारतीय वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर रहा है एज अ जेवलिन थ्रोअर। नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ नंबर 1 पे आ गए हैं। और इन्होंने पछाड़ दिया है किसको? इन्होंने जिस खिलाड़ी को पछाड़ा है इनका नाम है एंडरसन पीटर्स। ये ग्रेनेडा के खिलाड़ी हैं। ये दूसरे नंबर पे हैं। 22 अंकों से पछाड़ा है नीरज चोपड़ा ने इन्हें। और तीसरे नंबर पे कौन है? जो तीसरे नंबर पे खिलाड़ी हैं इनका नाम है जैकब वेदलेच। वेदलेच। ठीक है? ये चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं और ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। अभी कुछ टाइम पहले 2022 की जो डायमंड लीग थी उसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। क्या आप बता सकते हो अभी कुछ टाइम पहले कौन से देश के पर्यटन मंत्रालय ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। अभी हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिसने आईआईटी कानपुर के साथ पार्टनरशिप करी है और आईआईटी कानपुर की मदद से ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे लोन देने में? इसके अलावा इन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है रेड हैट, इनके साथ भी पैक्ट साइन किया है और इनकी मदद से ये मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे। तो ये है यस बैंक। यस बैंक ने इन दोनों के साथ पैक्ट साइन किया है। आईआईटी कानपुर जो भारत के स्टार्टअप्स हैं, जो लघु और मध्यम वर्गीय उद्योग वर्ग है, उसको सपोर्ट करने के लिए लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और आईआईटी कानपुर उनके लिए एक सॉल्यूशन बनाएंगे सॉफ्टवेयर बेसिस। इसके अलावा जो रेड हैट कंपनी है
ये एक अमेरिकी कंपनी है और ये जो कंपनी है लिनक्स के ऊपर काम करती है। आपने आईबीएम का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दुनिया की सबसे बड़ी हार्डवेयर कंपनीज में से एक है आईबीएम। तो आईबीएम की ही सब्सिडरी है रेड हैट कंपनी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो आईबीएम का सॉफ्टवेयर विंग है रेड हैट। ये पूरे तरीके से लिनक्स पे काम करते हैं और लिनक्स दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर्ड इंटरफेस में से एक है। और यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। यस बैंक के सीईओ कौन है? ये है प्रशांत कुमार। एचडीएफसी बैंक 1994, हेडक्वार्टर मुंबई। और एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। आईसीआईसीआई बैंक 1994, इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। और आईसीआईसीआई के सीईओ हैं संदीप बख्शी। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई, हेडक्वार्टर मुंबई है और सीईओ है अमिताभ चौधरी। और यहाँ पर अगर रेड हैट की बात करें तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रेड हैट के जो सीईओ हैं इनका नाम है मैट हिक्स। क्या नाम है? मैट हिक्स। एक कंपनी है जिसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो गरुड़ा एरोस्पेस ने मेक इन इंडिया ड्रोन्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एरोस्पेस कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? तो इन्होंने नैनी एरोस्पेस लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है। जो नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है, इस कंपनी की स्थापना साल 2016 में करी गई थी और इसके जस्ट एक साल पहले गरुड़ा एरोस्पेस की स्थापना करी गई थी 2015 में। तो ये जो नैनी एरोस्पेस है, ये प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश के। तो ये दोनों मिलकर अब बनाएंगे क्या? मेक इन इंडिया ड्रोन्स। ये टारगेट लेकर चल रहे हैं अगले एक साल में, मतलब 2024 के अंत तक 1 लाख ड्रोन्स बनाकर तैयार करेंगे। इनकी खास बात ये होगी कि ये डिफेंस लाइन ड्रोन होंगे, मतलब नॉर्मल ड्रोन्स नहीं होंगे। काफी अच्छी तकनीक के ड्रोन होंगे और एक ड्रोन एक बार में 25 किलो वजन तक अपने साथ कैरी कर पाएगा। ये 30 तरीके के ड्रोन्स बनाएंगे, 30 तरीके के, जो कि 50 तरीके की सर्विसेज दे रहे होंगे। गरुड़ा एरोस्पेस जो है, इस पर अभी कुछ टाइम पहले महेंद्र सिंह धोनी ने इन्वेस्ट भी किया था और महेंद्र सिंह धोनी ही गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। गरुड़ा एरोस्पेस ने अभी हाल ही में एक ड्रोन बनाया था जिसका नाम इन्होंने ड्रोनी रखा था। क्या रखा था? ड्रोनी। धोनी के नाम पर। ठीक है। और बाय द वे, जो नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है, इसको आप बहुत, मतलब ऐसे मत समझिएगा कि बिल्कुल ही नई कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, उसी की चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। अभी हाल ही में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो रांची की 3 दिवसीय यात्रा पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और इन्हीं के द्वारा वहां पर झारखंड हाईकोर्ट की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया जा रहा है। और ये ट्रिपल आईटी रांची में सेकेंड कॉन्वोकेशन सेरेमनी में हिस्सा ले रही हैं इस बार राष्ट्रपति महोदया। और इनके द्वारा यहाँ पर ट्राइबल अफेयर्स से जुड़े हुए 500 महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, उनके लिए भी कई सारी स्कीमें लॉन्च करी जा रही हैं। झारखंड में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड में गवर्नर कौन है? ये है सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन। झारखंड की कई बार आपसे मेजर ट्राइब पूछ दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मुंडा जनजाति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मुंडा जनजाति के बारे में कई बार पूछा जाता है। और अर्जुन मुंडा इस टाइम पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। अभी हाल ही में त्रिपुरा सरकार के द्वारा त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो त्रिपुरा का जो पर्यटन विभाग है, इसको प्रमोट करेंगे सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के चीफ रह चुके हैं सौरभ गांगुली। तो अब ये त्रिपुरा का पर्यटन प्रमोट करेंगे। और इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले एमपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? गोविंदा। ठीक है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर आपसे शेयर करता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो ये है माइक पांडे। कौन है? माइक पांडे। माइक पांडे आपको पता है कौन है? ये फिल्म निर्माता है और इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। इवन इनको बता दूं, फिल्म निर्माता के क्षेत्र में 300 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। तो माइक पांडे उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी कुछ टाइम पहले अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त बनाए गए थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये सोनू सूद है। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। और काफी पुराने टाइम से गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर आपको पता ही होने चाहिए, अमिताभ बच्चन है। अभी हाल ही में सोनी नेटवर्क्स ग्रुप ने
अपना एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो सोनी स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को कौन नहीं जानता है? तो अब ये सोनी स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगी। सानिया मिर्जा को अपने खेल में उत्कृष्ट कार्य दिखाने के लिए साल 2004 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद इनको साल 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर 2015 में खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से भी सम्मानित करी गई। फिर 2016 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो एक काफी बड़ा करियर इनका रहा है सानिया मिर्जा का। और अभी कुछ टाइम पहले कोविड पैंडेमिक में जो इन्होंने 1 साल तक स्पोर्ट्स खेले थे, उससे जो भी धनराशि अर्जित हुई थी वो इन्होंने तेलंगाना सरकार को एक तरीके से डोनेशन स्वरूप दी थी कोविड पैंडेमिक के वाइल में। भारत ने अभी कौन सा देश के साथ एक पैक्ट साइन किया है? ग्रीन हाइड्रोजन और माइग्रेशन मोबिलिटी को लेकर पार्टनरशिप करी है। भारत ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ ये पैक्ट साइन किया है। तो दोनों सरकारें ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक साथ आकर कार्य करेंगी। और ये जो पैक्ट साइन हुए हैं, ये बेंगलोर में साइन हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी थे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे थे। तो दोनों के बीच में 1-on-1 ये पैक्ट साइन हुए हैं। दोनों देश आपस में सुरक्षा और नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर कई सारे क्षेत्रों में पैक्ट साइन कर चुके हैं। मतलब कहने का रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी पैक्ट साइन किए हैं। साथ में ग्रीन हाइड्रोजन पर तो अब पैक्ट साइन हो गया है। ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर भी अभी 6 महीने पहले पैक्ट साइन हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। ब्रिटेन में ऋषि सुनाक की सरकार है। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुई है? इसकी शुरुआत गौतम बुद्ध नगर से हुई है, जिसको नोएडा के नाम से जाना जाता है। आपने सोचा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं, उसकी शुरुआत लखनऊ से हो रही है। देखिए, उस टाइम पर इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जिसकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी। तो इनॉग्रेशन इसका लखनऊ से हुआ था, लेकिन खेलों की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर से हुई है। इस बार उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं जहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स परफॉर्म किए जाएँगे। एक तो आपका नोएडा हो गया, गौतम बुद्ध नगर, दूसरा लखनऊ में खेल होंगे। इसके अलावा वाराणसी में कुछ खेल आयोजित किए जाएँगे और कुछ खेल गोरखपुर में आयोजित करे जाएँगे, जो कि पहले योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पर खेल आयोजित किए जाएँगे। जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था साल 2020 में। जो दूसरा संस्करण था, यह हुआ था कर्नाटक के बैंगलोर में साल 2021 में। उसके बाद 2022 में हुआ नहीं, अब 2023 में तीसरा संस्करण हो रहा है उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में। इस बार के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, इसका मैस्कॉट क्या है? तो ये है बारहसिंगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जीतू। क्या नाम है? जीतू बारहसिंगा। और इस बार का जो एंथम है इसका, ये है हर दिल में देश। और ये गाया गया है पलाश सेन के द्वारा। पलाश सेन, नाम ध्यान रखिएगा इनका। और इस बार जो मशाल लॉन्च करी गई है, जिसको अंग्रेजी में टॉर्च बोला जाता है, तो मशाल का नाम भी है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, इनकी शुरुआत कौन से खेल से हुई है? तो इस बार शुरुआत हुई है कबड्डी से। किससे? कबड्डी। वर्ल्ड टर्टल डे 2023 का कौन सा दिन मनाया गया? तो टर्टल्स और टॉर्टाइस को बचाने के लिए दिवस 23 मई को मनाया जाता है हर साल। और इस बार की थीम रही आई लव टर्टल। क्या रही थीम? आई लव टर्टल। आपको पता है टर्टल और टॉर्टाइस में अंतर क्या होता है? जो टर्टल्स होते हैं, ये पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, लेकिन जो टॉर्टाइस होते हैं, ये मुख्यतः अपने जीवन का 90% से भी ज्यादा कार्यकाल सिर्फ लैंड मतलब जमीन पे गुजारते हैं। तो जो टॉर्टाइस हैं ज्यादातर जमीन में रहते हैं, लेकिन टर्टल पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। एक और अंतर है, जो टॉर्टाइस होते हैं, ये आपके सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं, लेकिन जो टर्टल्स होते हैं, इनकी खास बात यह है कि ये प्लांट्स वगैरह को तो खाते ही खाते हैं, इसके अलावा इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। अभी हाल ही में ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है केतु विश्वनाथ रेड्डी। 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये बेसिकली एक लेखक थे, राइटर थे। और कौन से वर्क के? तेलुगु राइटर थे। तो बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे। साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका था। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इसके अलावा ये तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी रह चुके थे। तो साहित्य अकेडमी अवार्डी
और साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1996 में मिला था। तो 84 वर्ष की उम्र में इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इतना ही नहीं, 2021 में इनको वाईएसआर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया था। अब मेरा आज का सवाल आपसे, कितने लोग बता पाएंगे कि इनमें से किसको रशियन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है? रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप मेरा कोड लगा सकते हैं वरुण 10, और इसकी मदद से किसी भी बैच में आप फ्लैट 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वरुण अवस्थी 07। यहाँ पर मैं कई सारी रील्स अपनी शेयर करता रहता हूँ, काफी अपनी फीलिंग और चुलबुली एक्टिविटीज के साथ। और एग्जाम इंजन पर आप रिकॉर्डेड बैचेस तो अवेल कर ही सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का अलग से अपडेटेड बैच है, पॉलिटी का अलग से अपडेटेड बैच है किसी भी एग्जाम के लिए। और अगर आप प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं तो 1500 एमसीक्यूज का बेस्ट बैच है। इसके अलावा साल 2023 के सीजीएल के लिए जो फाउंडेशन बैच है, ये वीओडी प्लस लाइव के फॉर्म में चल रहा है, जिसमें मैं लाइव क्लासेस वन लाइनर के फॉर्म में ले रहा हूँ। साथ में साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। और जैसे ही आप बैच को अवेल करते हैं तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में सारी थ्योरी की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस की और इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाती है। इस बैच में मैंने एक और चीज फ्री कर दी है अब। इसमें मैंने आपको 1500 एमसीक्यूज की फ्री क्लासेस भी आपको प्रैक्टिस के रूप में दे दी है। तो इस बैच में बहुत कुछ है आपके लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है बैच। एक बार एग्जाम इंजन को विजिट करिए और अपने मतलब का आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।